नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे खंड ख। ए हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पोटेशियम क्लोराइड के विलयन को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ मिलाने पर एक अघुलनशील सफ़ेद पदार्थ बनता है। इसमें सम्मिलित आपको रासायनिक क्रिया बतानी है और अभिक्रिया के प्रकार बताना है। तो देखिए, इस प्रकार होगा ये। पोटेशियम क्लोराइड हो गया आपका KCl और सिल्वर नाइट्रेट हो गया आपका AgNO3। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, ये क्या होगी, द्विविस्थापन होगी। तो आपकी जो अभिक्रिया है वो इस प्रकार होगी, AgNO3 प्लस में KCl, ये द्विविस्थापन होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो आपका बनेगा सिल्वर क्लोराइड, डेट इज़ AgCl2 प्लस में KNO3। तो आपकी अभिक्रिया इस प्रकार होगी ये, ठीक है। तो अभी हमने रिएक्शन करी तो हमें पता चल के कौन सी अभिक्रिया है ये, द्विविस्थापन मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो सफ़ेद वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है वो वही बना है AgNO3, आपको बस वही बताना है। क्वेश्चन में आपके 2 नंबर का है, तो जो आपसे बातें पूछी गई हैं वही आपको बतानी है। आपसे पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, वो अभी हमने लिख के दिखाई, और अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है, वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति में मदद करती हैं। पेशी कोशिका अपनी आकृति कैसे बदलती हैं? तो बच्चों, पेशी कोशिका अपनी आकृति बदलती हैं प्रोटीन की वजह से। तो आंसर होगा, क्योंकि उनके प्रोटीन में चेंजेस होते हैं। प्रोटीन में चेंजेस, 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, मायोसिन, ठीक है, ये सब लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको बस बताना है, क्योंकि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, प्रोटीन की संरचना में चेंज होता है, जिसकी वजह से पेशी कोशिका अपनी आकृति बदलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ATP और DNA की पूर्ण रूप लिखिए। ATP और DNA का पूर्ण रूप क्या है आपका, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और DNA क्या है, डाई न्यूक्लिक अम्ल, चलिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि मानव जैसे बहुकोशिकीय जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अकेले विस्तरण प्राप्त नहीं है। देखिए, विस्तरण की मात्रा, जैसे कि जो विस्तरण होता है वो आपके अमीबा में हो गया। अमीबा क्या हो गया, एकल कोशिकीय जीव है, तो उसमें विस्तरण से काम चल जाता है। लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है। हर एक कोशिका, और जो विस्तरण की प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस जो होती है, बहुत स्लो होती है। तो हमारे शरीर में विस्तरण से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम बहुकोशिकीय जीव हैं। तो और अगर हम विस्तरण से करेंगे तो सभी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए एकल विसरण दाब हमारे लिए आपूर्ति है, मतलब सफिशिएंट नहीं है। अगला है, नामांकित किरण आरेख की सहायता से प्रकाश की एक संकीर्ण किरण की कांच के प्रिज्म से गुजरने पर उसके द्वारा अपनाए गए पाथ को दर्शाइए। अपना प्रेक्षण लिखिए कि जब श्वेत किरण किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है। तो आपको इसमें ये वाला डायग्राम सभी बच्चों ने बनाया होगा कि यहाँ से इस तरह से 7 रंगों में बढ़ जाती है। लेकिन आप इसमें ये भी बना सकते थे कि प्रिज्म से जब एक लाइट जाती है तो वो इस तरह से रिफ्रैक्ट होके आती है। तो ये वाला डायग्राम भी आ सकता था, और इसी के बेसिस पर आपको प्रेक्षण लिखना था कि जब श्वेत रंग जाती है तो जब किरणें जाती हैं तो वो किस तरह से आती है। तो पहला तो आपका यही रहेगा कि 7 रंगों में बिखर जाती है, विबग्योर बनता है, आपको यही लिखना है और उसका एक सुंदर सा आरेख बनाना है। अगला है, इस युक्ति का नाम बताइए जिसका उपयोग आप सूचचालक के सिरों पे के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए यूज़ करते हैं, और इस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा यह ऐसा कर पाता है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा यूज़ होने वाले बैटरी सेल। इनके और रीज़न क्या रहेगा, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी के हिसाब से आंसर है। पहला है युक्ति का नाम, तो बैटरी सेल आ जाएगा आपका।
दूसरा आएगा कि रीज़न क्या है। तो बच्चों इनके अंदर केमिकल होता है और ये केमिकल क्या होता है, ये दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और ये क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस करंट क्रिएट करता है जब वो वर्किंग कंडीशन में ना हो तब भी, इसी वजह से जो बैटरी है ये एज अ सुचालक के सिरों में विभवांतर बनाए रखने में उपयोग होती है। अगला है आपका पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है और अल्कोहल का 1.36 है। तो दोनों में से किसका प्राक्षिक रूप से सघन है, उसका कारण बताइए। देखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब अल्कोहल का अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो सघन कौन सा हो जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जिसका भी अपवर्तनांक ज़्यादा है उसका सघन ज़्यादा होगा। फर्स्ट थिंग दिस। सेकंड है, उत्तर का कारण बताइए। तो क्योंकि जो अल्कोहल है वो पानी से इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सघन होगी। ज़्यादा सघन होने की वजह से अगर देखिए कोई चीज़ ज़्यादा सघन है तो उसमें जो लाइट का मोशन है, मूवमेंट है, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, अल्कोहल। और इसमें से जब लाइट गुजरेगी तो क्या हो जाएगा, उसका मोशन स्लो। नेक्स्ट है आपका, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि इस आहार श्रृंखला में, ये आपको आहार श्रृंखला दे रखी है, अगर शेर के पास 100 है तो पौधे के पास कितनी ऊर्जा होगी। उत्पादक दिया हुआ, डायरेक्ट पौधा नहीं दिया हुआ, तो आपको पता है उत्पादक मतलब आपके पौधे होते हैं। तो बच्चों 10% नियम आपको स्पष्ट भी करना है और ये बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 चीज़ पूछी गई है। पहली चीज़ आपसे पूछी गई है कि आपके उत्पादक के पास कितनी होगी और दूसरी चीज़ आपसे पूछी गई है रीज़न। तो रीज़न आपको पता है क्या है, रीज़न 10% नियम है उसका रीज़न। और कितनी जाएगी, देखिए आपको पता है अगर हम पौधे से शेर की तरफ चलते तो हर किसी में 10% ही आता, बाकी 90% घट जाता। लेकिन अगर हम शेर से पौधे पे जाएंगे, ठीक है, अब हमें क्या करना है, शेर से पौधे पे जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा 1000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000। तो आंसर आपका रहेगा, आपके जो 2 पार्ट पूछे गए थे, एक पार्ट है कि उत्पादक की कितना ऊर्जा होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 10,000 जूल। और दूसरा है स्पष्ट कीजिए, तो आपका कौन से लिखेंगे इसके अंदर, 10% नियम। ठीक है, चलिए अब अगला है, यहाँ पे आपका खंड जो बी सेक्शन है, खंड खा ख़त्म होता है। अब खंड ग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक सफ़ेद चूर्ण है जिसका यौगिक एक्स का खिलौने बनाने में उपयोग होता है। तो आप समझ लीजिए, खिलौने बनाने में प्लास्टर में एक ही चीज़ होती है, दैट इज आपकी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और ये जल मिलाने पे कठोर सब्सटेंस बने वाई, वो क्या हो जाएगा आपका, जिप्सम। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यौगिक एक्स और वाई का नाम लिखिए और उनके रासायनिक सूत्र लिखिए। यौगिक एक्स क्या है आपका, POP है, और वाई क्या है, जिप्सम है। ठीक है, और रासायनिक सूत्र केमिकल उनका फॉर्मूला क्या है, देखिए एक्स का है POP, तो वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और अगर वाई जिप्सम है तो उसमें आपको पता है पानी की मात्रा उधर उधर होती है, इसमें 1.5 मॉलिक्यूल पानी और जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 2, मतलब डाई हाइड्रेट। और फिर इसके बाद यही पूछा है कि यौगिक वाई बनने की अभिक्रिया क्या होगी। तो आपको अभिक्रिया क्या लिखनी है, कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O प्लस में 1.5 H2O, it will give 2 calcium sulfate dihydrate, that is gypsum। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का कारण बताइए। जब अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल बहुत ऑक्सीडेशन अभिक्रिया करता है, अपचयन अभिक्रिया करता है। तो वो क्या करेगा, जब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी उसको वो
पानी में बदल देगा। इसी वजह से उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न होती है वो पानी में बदल जाएगी। दूसरा है जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड माना जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? जो कि अम्ल और क्षारक एस्टर और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया कर ले, वो आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है आप वो दोनों अभिक्रिया भी मेंशन करें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं कि HCl और NaOH के साथ जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ZNO प्लस में HCl, ZnCl2 प्लस में H2, तो ये अभिक्रिया आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी। नेक्स्ट है, कैल्शियम के टुकड़े को जब जल में डालने पर वह जल में तैरने क्यों लगता है? क्योंकि जब वो अभिक्रिया करेगा पानी के साथ तो कैल्शियम के टुकड़ों के नीचे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के बुलबुले आ जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो पदार्थ है वो तैरने लगेगा। बुलबुले आ जाएंगे, बुलबुले क्या करेंगे? उसको तैरने में मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है अथवा में, या तो ऊपर वाला आप कर लेते हैं या फिर इन 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन एक धातु है X, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा एक अधातु Y के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है। तो आपको पता है धातु और अधातु जब भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है और उससे एक ही तरह का बंध बनता है, वो है आयनिक। ठीक है, जब भी धातु और अधातु आपको लिखा है कि इन्होंने एक आबंध बनाया है, यौगिक बनाया, तो इनके संगों से कौन सा बनेगा? आयनिक। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका NaCl। NaCl एक धातु है और Cl क्या है? क्लोरीन आपका अधातु। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम से और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये किस तरह का आबंध बनाएंगे? ये बनाएंगे एक आयनिक आबंध। तो Z क्या है? एक आयनिक आबंध बनाएगा। अब है यौगिक Z की भौतिक प्रकृति कैसे होगी, मतलब फिजिकल कैसे होंगे? ये ठोस होंगे और ब्रिटल होंगे, मतलब ये जल्दी से, जैसे कि नमक है वो। नेक्स्ट है यौगिक कैरोसिन या पेट्रोल में घुल जाएगा, तो इसका आंसर होगा नहीं। ये इन सब में क्या रहता है? अघुलनशील रहता है। जैसे कि नमक है, आप नमक को कभी भी कैरोसिन या पेट्रोल में घोल के देखिए, वो नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं। लेकिन अगर आप वही नमक को आप पानी में घोल के देखेंगे तो वो घुल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन है कि उस अंतःस्रावी गति का नाम बताइए जो कि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। वो आपका पीयूष ग्रंथि, जिसको आप इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। उसका बी पार्ट है, उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव होगा जिसमें हार्मोन की कमी होगी या ज़्यादा स्राव होगा? अगर हार्मोन की कमी होगी तो वो डॉर्फ मतलब बोना रह जाएगा, हाइट कम निकलेगी। और जिसमें ये हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलेगा तो वो जाइंट मतलब अधिक लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने मटर के 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया। F1 F2 पीढ़ी के लक्षणों की वंशानुगति के संबंध में उनका निष्कर्ष क्या थे? तो देखिए, क्योंकि इसने साफ साफ पहले ही मेंशन कर दिया है 2 लक्षण, तो मतलब आपकी ये वाली क्रॉस की बात हो रही है। 2 लक्षण इसी क्रॉस में लिए थे, जिसमें उसने मटर के दाने की शेप और रंग के आधार पर उसने क्रॉस कराई थी। तो उसने F1 और F2 पीढ़ी में क्या लक्षण देखे थे? जो F1 पीढ़ी थे, जो उसमें सभी मटर के दाने क्या थे? प्रभावी लक्षण वाले थे, मतलब राउंड और येलो, गोल और पीले। और F2 में क्या थे? मिक्स्ड जनरेशन्स आई थी, क्योंकि जब हमने F1 को क्रॉस कराया था तो F1 हमारी इस प्रकार थी। उसमें क्योंकि अप्रभावी लक्षण थे तो कुछ अप्रभावी लक्षण F2 पीढ़ी में आके प्रभावी हो गए थे, जिस प्रकार से हमें 4 अलग अलग तरह के मटर के दाने देखने को मिले थे। नेक्स्ट था, इस प्रयोग में F2 पीढ़ी के अलग अलग लक्षणों का अनुपात बताइए। तो अनुपात क्या था? 9.3.1। आपको इसमें ये भी बताना है कि 9 क्या थे, 3 क्या थे, 9 क्या थे आपको? राउंड येलो मतलब कौन से वाले बीज? गोल और पीले। 1 क्या थे आपके? झुर्रीदार और हरे।
और 3 क्या थे आपका जो न्यू कॉम्बिनेशन बना है वो कौन सा था, हरा और गोल, और तीसरा एक और जो लास्ट कॉम्बिनेशन बना था। तो इसका आपको बताना है कि 9 अनुपात में कौन से किस तरह के बीज में थे, 3 के कौन से थे और 1 अनुपात में कौन से तरह के बीज थे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जब जब ग्लास से प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाती है तो प्रकाश क्या होती है, सीधी ना जाके वो मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है। उस चीज़ को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये ज़रूरी नहीं कि ग्लास स्लैब में ही हो, ये किसी भी चीज़ में आपके एटमॉस्फेयर में भी हो सकती है। तो बेसिकली प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती हैं तो जो किरणें हैं वो अपवर्तित हो जाती हैं, रिफ्रैक्टेड हो जाती हैं, उस चीज़ को हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है और कांच का 3/2 है तो कांच का अपवर्तनांक पानी की अपेक्षा में क्या होगा। तो आपको क्या करना है, कांच मतलब ग्लास बटे में पानी मतलब W, तो 3/2 गुणा में 4/3, तो आ जाएगा आपका 9/8। ठीक है, आपको बोला गया है कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष क्या होगा। तो कांच का आपको 3/2 दे रखा है। ठीक है, कांच का आपको 3/2 दिया हुआ है और पानी का आपको 4/3 दिया हुआ है। उनको आप सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा 9/8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो समान प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में लगाया गया तो दोनों का समतुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखिए क्योंकि उन्होंने साफ ही बोल दिया समान प्रतिरोध है, प्रतिरोध का नंबर नहीं बताया, समान बोला है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे दोनों प्रतिरोध कितने होंगे, 1 ओम के हो गए। तो जब उसको श्रेणी क्रम में रखेंगे तो क्या होगा, R1 + R2, और हमें पता है R1 + R2 दोनों सेम ही हैं तो ये हो जाएगा 2R। ये आ गया आपका श्रेणी क्रम में। और जब इसी चीज़ को आप पार्श्व में लेंगे तो पार्श्व में क्या आएगा आपका 1/RP = 1/R1 प्लस में 1/R2। R1 R2 सेम है हमारे। ठीक है, तो एक तरह से पहले हम रेशो ले लेते हैं इनका, कितना आ रहा है, ये आएगा R2 प्लस में R1, क्योंकि हमें पता है दोनों सेम है तो हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा R का स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। तो जब हम इसका रेशो निकालेंगे, इसका फिर रेशो आ जाएगा 4:1। आपका ये 2/R आया और वो आया था 2R। एक था 2R, एक आ गया 2/R। तो जब आप इसका रेशो निकालोगे इट विल बी 4:1, 4:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इन दोनों को मिलान करना है। तो मिलान के लिए देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का। ताप का बना होता है नाइक्रोम का। जोड़ने की तार आपकी होगी तांबा, वेल्डिंग तार हो गई सीसा, टिन, मिश्रित धातु। नेक्स्ट है आपका 600 ओम प्रतिरोध का एक बल्ब 110 स्रोत की कितनी विद्युत धारा लेगा। तो आपका सिंपल V = IR का ओम्स का नियम लगेगा। R आपका 600 हो गया है, ये 110 वोल्ट है और I आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, 110 से 600 को भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 0.18 एम्पियर। तो ये आपका आंसर है। तो इसमें हमने सेक्शन B और C डिस्कस करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन D डिस्कस करेंगे और सेक्शन E डिस्कस करेंगे। थैंक यू।